अपनी बेचैनी और लंबा सफर तय करके वह जब घर पहुंचा और बिना किसी से बात किए सीधे अपने कमरे में आया, उसने सब कमरे में सब तरफ देखा। कहीं भी उसे मिस्री नजर नहीं आई। बाथरूम में जब सावर की आवाज सुनाई दी तो उसे लगा वह नहा रही है, मगर इस वक्त उसने 2 मिनट इंतजार किया। मिस्री को आवाज भी दिया, लेकिन जब अंदर से आवाज नहीं आई तो उसने खुद दरवाजा खोलकर देखा। जब उसकी नजर फर्श पर बेहोश पड़ी मिस्री पर गई तो उसका पारा गर्म हो गया। मिस्री तुम। कार्तिक सांस रोककर मिस्री के पास पहुंचा। वह झट से घुटने के सहारे उसके पास बैठा और उसने समेटकर मिस्री को अपनी गोद में ले लिया। सावर से अभी पानी टपक रहा था, मगर मिस्री को देखकर वह इस कदर बौखलाया लग रहा था कि उसे किसी और चीज का ख्याल नहीं आया। उसने झट से मिस्री को अपनी बाहों में उठा लिया और तुरंत बेडरूम में आया। मिस्री का पूरा बदन बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। होता भी क्यों नहीं, कई घंटे तक ठंडे पानी के नीचे जो थी। कार्तिक ने जल्दी से कमरे के दरवाजे को बंद किया और गर्म कपड़े लेकर मिस्री के कपड़े चेंज कर दिए और रूम हीटर का टेम्परेचर बढ़ा दिया। फिर भी 5-6 ब्लैंकेट एक बार में ही उस पर डालकर उसे कवर कर दिया और उसके करीब बैठकर उसकी कलाई रगड़ने लगा, जिससे उसके बदन में जल्दी से गर्माहट पहुंचे। ये करने के बाद भी उसने 5-10 मिनट वेट किया। मिस्री के बदन का तापमान बढ़ ही नहीं रहा था। उसे पल पल नैना पर बहुत गुस्सा आने लगा, लेकिन इस वक्त उसने अपने गुस्से को काबू में रखा और अपना पूरा ध्यान मिस्री पर लगा दिया। जब ऐसे वैसे सारे तरीके फेल हो गए तो वह अपने कुछ कपड़े उतारकर खुद मिस्री के करीब लेट गया और उसे कसकर बाहों में भरकर अपने आगोश में लेकर लेटा रहा। लगभग 3 घंटे बाद मिस्री की बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हुआ। वह अभी बेहोश थी। उसके बॉडी टेम्परेचर के नॉर्मल होने पर कार्तिक ने राहत की सांस ली, मगर उसके होश न आने पर उसे डर लगने लगा। वह बहुत करीब आकर मिस्री के चेहरे पर झुका। मिस्री प्लीज होश में आ जाओ ना, देखो मेरा खून बहुत खराब हो रहा है। अगर तुम जल्दी होश में नहीं आई ना तो मैं जाने क्या कर बैठूंगा। यह कहकर बहुत उम्मीद से उसके चेहरे को देखने लगा। उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ रहा था कि तभी कुनमुनाती हुई मिस्री उसके और करीब आई और एक दूध मुँहे बच्चे की तरह उसकी बाहों में सिकुड़ने लगी। फिर उसकी धीमी धीमी आवाज कार्तिक के कानों में गूंजी। काशी भूख लगी है, काशी सुनो ना, भूख लगी है। यह सुनकर काशी के होंठ खिल गए। उसने आहिस्ते से उसके होंठ चूम लिए और खुश होकर बोला, अभी लेकर आया तुम्हारे लिए। फिर झट से ब्लैंकेट से बाहर निकला, अपने कपड़े पहने और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके कमरे से बाहर निकल गया। मगर अब उसका चेहरा कुछ और ही बयान कर रहा था। अब तक जिस गुस्से को वह अपने दिल में दबाकर नॉर्मल था, अब वह गुस्सा उसके चेहरे पर एकदम लाल होकर नजर आने लगा। आंखें एकदम लाल हो चुकी थी और सांसों में गर्माहट थी। वह मुट्ठी कसते हुए सीढ़ी से नीचे उतरते हुए हॉल के चारों तरफ नजरें दौड़ाने लगा। हॉल में आ जाने के बाद उसकी नजर मंदिर की ओर गई, जहां त्रिवेणी जी और साथ कोकला जी भगवान की प्रतिमा के सामने बैठी भगवत गीता पढ़ रही थी। फिर उसकी नजर डाइनिंग एरिया की ओर गई, जहां नैना उछल कूद करते हुए किचन से डिनर लाकर डाइनिंग टेबल पर सजा रही थी। जब नैना की नजर कार्तिक पर गई तो वह उसे देखकर मुंह ऐंठकर किचन में चली गई। वह उसके पीछे जाने को हुआ कि तभी उसी के कानों में कोकिला जी की आवाज गूंजी, अरे मेरे लाल, बीबी की खबर बाद में ले लेना, पहले मुझे भी तो पूछ मैं कैसी हूँ। उनके कहने पर उसने उनकी ओर मुड़कर देखा। उन दोनों का पाठ पूरा हो गया था। वह दोनों मंदिर से निकलकर आरती की थाल लेकर उसकी ओर आने लगी। ये क्या काशी, काम से घर लौटा बिना हाथ मुंह धोए किचन की ओर चल पड़ा। त्रिवेणी जी नाराजगी के साथ उसके करीब आई और उन्होंने आरती के चारों ओर हाथ फेरकर उसके सिर पर रख दिया। कार्तिक ने भी प्यार से उनके गाल पर हथेली लगाकर, मम, आपका बेटा मन और तन दोनों से पवित्र है, बार बार मुंह हाथ धोने की जरूरत नहीं है। और आपने छू लिया तो गंगा माँ अभी मुझे अपने में शामिल करने के लिए राजी हो जाएंगी। काशी की आवाज सुनकर उन्होंने कस के कान पकड़ लिए। वाह मेरा बच्चा, अपनी माँ को पाठ पढ़ाने लगा। जानती हूँ तू गंगा जल पीकर बैठा है, फिर भी मेरे लिए आ, जा हाथ मुंह धोकर आ, फिर डिनर करते हैं। अब कार्तिक बिना कोई बहस किए अपने कमरे की ओर चल पड़ा। अरे रुक, वहां नहीं, नीचे वाले कमरे में जा, अपने कमरे में जाएगा तो आने में वक्त लगेगा। उन्होंने फिर से उसे आवाज दिया। वह हामे से रिलाते हुए नीचे के कमरे में ही गया और फ्रेश होकर आ गया। तब तक नैना डाइनिंग टेबल पर डिनर तैयार करके रख चुकी थी। कार्तिक त्रिवेणी और कोकला जी के साथ डाइनिंग टेबल पर आकर बैठा तो वह सबके प्लेट में खाना सर्व करने लगी।
कार्तिक अपनी मम्मी और दादी के सामने नॉर्मल होने की एक्टिंग कर रहा था, मगर अंदर ही अंदर उसके दिल में ज्वालामुखी फूट रही थी। वह नैना को घूर घूर कर सुलग रहा था। कोकिला जी उसे नाराजगी भरी नजरों से देखते हुए, तू घर अकेला आ गया? तेरे बाप को क्या हम निमंत्रण लिख कर भेजेंगे तो आएगा? विवेक क्यों नहीं आया घर? त्रिवेणी जी ने भी, हाँ काशी, उन्हें भी साथ ले आता, सब साथ मिलकर डिनर करते। एक साथ आने जाने में तुम बाप बेटों का क्या जाता है? महीनों हो गए, राम जाने कहाँ गुमा है, उसकी शक्ल नहीं देखी मैंने। न जाने तुम बाप बेटे मिलकर सब क्या कर रहे हो। एक तुम ही हो जो हमारा ख्याल रखते हो, हमें दिखाई देते हो, आसपास रहते हो। और राम और प्रेम के बारे में तो क्या ही कहूँ। जब से प्रेम 21 का हुआ है, मुझसे उसकी दुश्मनी हो गई है। बस कॉलेज में घूमा है, एक बार भी मेरे पास नहीं आता। त्रिवेणी जी नाराज होकर मुंह बिगाड़ने लगी। वह कार्तिक उन्हें बेबस नजरों से देख रहा था। राम भाई कैसे आएंगे मम्मी आपके पास? वह तो दुनिया में ही नहीं है। और प्रेम कॉलेज में कम, पापा की कैद में जाता है। फिर सबने डिनर किया। कार्तिक खुद कोकिला और त्रिवेणी जी को उनके कमरे में छोड़कर आया। डिनर के बाद नैना अपने कमरे में चली गई थी। वह उसके कमरे में पहुंचा। साथ ही दो नौकर भी एक बाल्टी पकड़ कर आए। उसके साथ नौकरों को देखकर वह हैरान हो गई। उसके इशारे पर नौकरों ने बाल्टी को बाथरूम में रख दिया और चले गए। उनके जाते ही कार्तिक ने नैना की कलाई पकड़ी और उसे खींचकर बाथरूम के अंदर ले गया और कसकर दरवाजा बंद कर दिया। उसे यह करते देख नैना की तो सांसें सूख गईं। मैंने मिस्री को तुम्हारे भरोसे छोड़ा था ना, फिर वह सावर के नीचे कैसे गिरी हुई थी और उसका बदन बर्फ की तरह ठंडा क्यों था? उसे सामने की दीवार की ओर धकेल कर वह बहुत गुस्से में उसके करीब आने लगा। हाँ जीजू, कितना जोर से धक्का दिया आपने मुझे। हाय कितनी जोर की लगी। जितनी लगी नहीं थी उतनी वह नौटंकी करने लगी, जिससे कार्तिक के गुस्से से बच जाए। कार्तिक उसे अंगारों भरी नजरों से घूरते हुए उसके करीब आया और उसने गुस्से में उसके दोनों कंधे पकड़ लिए। इतने से ही तुम्हें लगी, लेकिन जो गलती तुमने की है ना, उसके लिए काफी नहीं है। तुम्हारी वजह से न जाने कितनी देर तक मेरी मिस्री ठंड में सिकुड़ रही थी, अभी बेहोश थी। वह गुस्से में उसके चेहरे के करीब आकर बोला। उसका गुस्सा देख कर तो नैना की सांस सूखने लगी। पर जीजू, मुझे फुर्सत ही कहाँ मिली कि मैं जाकर उसकी खबर लूं। दिन भर तो आपकी मम्मी और दादी ने मुझे काम पर लगा कर रखा था, मुझे टाइम ही नहीं मिला। वह अपनी सफाई में बोल ही रही थी कि तभी उसके गाल पर कसकर चांटा पड़ा। वह पीछे की दीवार से टकरा गई। उसने नजर उठाकर कार्तिक की ओर देखा, जो कि गुस्से में पागल नजर आया। तुम्हारी बहानेबाजी मेरे पास नहीं चलेगी। 2 मिनट का तुम्हारे पास टाइम नहीं था कि एक नजर मिस्री को देख कर आओ? तुम कुछ भी बहाना कर सकती थी, लेकिन नहीं। मुझे कुछ भी हो, गलती तुमसे हुई है और सजा तुम्हें मिलेगी, ताकि आइंदा याद रखो कि तुमने किसकी जान को तकलीफ में छोड़ने की गलती की है। कार्तिक ने बहुत गुस्से में उससे कहा और उसकी कलाई पकड़कर वहीं पास में रखी बाल्टी के पास ले गया। उसके गुस्से को देखकर नैना की धड़कनें ठहरी हुई थीं और जब उसने दोनों बाल्टी के अंदर तैर रहे बर्फ को देखा, तब तो उसके होश उड़ गए। जीजू ये क्या है? इस बाल्टी में तो बर्फ है। आप इस बर्फ वाले पानी का क्या करेंगे? उसने घबराते हुए पूछा। तो कार्तिक ने डेविल स्माइल के साथ उसे देखा। तुम मिस्री की बहन हो ना, कोई भी चीज उसे अकेली नहीं मिलनी चाहिए। वह मेरे साथ मेरे घर में है तो तुम भी हो, लेकिन मेरे घर में तुम्हारे रहते हुए मेरी मिस्री को तकलीफ पहुंची और तुमने उसका ख्याल नहीं रखा, तो सजा से कैसे बच सकती हो? कार्तिक ने खूंखार अंदाज में कहा और बाल्टी अपने करीब खींचकर उसने पास से एक मग उठा लिया और उसमें से बर्फ वाला ठंडा पानी लेकर उसने सीधे नैना के सर पर उड़ेल दिया। बर्फीला पानी इतना ठंडा था कि नैना के मुंह से चीख निकल गई, लेकिन जैसे ही कार्तिक ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा, उसने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लिया। कार्तिक ने मग बाल्टी में वापस रख दिया और अपने पॉकेट से रुमाल निकालकर उसके मुंह पर बांध दिया। नैना अपनी सफाई में बोलने की बहुत कोशिश कर रही थी, मगर कार्तिक के सामने कोई काम नहीं आ रहा था। उसने कसकर उसकी दोनों कलाई एक हाथ में पकड़ ली और बर्फीले ठंडे पानी में उसे नहलाने लगा। यह याद रखना, मैं मिस्री को तुम्हारे भरोसे छोड़कर जाता हूँ। मुझे पता चला कि तुम्हारी वजह से उसे जरा भी तकलीफ हुई ना, तो सोच लेना, जो तकलीफ उसे 1% मिला है, तुम्हें 100% मिलेगा। शायद इस सजा के बाद तुम्हें समझ आ जाए। कार्तिक ने दीवानगी के साथ गुस्से में कहा। उसकी धमकी को सुनकर नैना के तो रेंगटे खड़े हो गए। उसे याद आने लगा कि किस तरह उसने अपने सनकीपन में मिस्री को गर्म चिमटे से जलाया था। उसके ठंडे पानी में भीगने की वजह से बर्फ में नहलाने लगा। तो जब उसे पता चलेगा कि नैना ने उसे चिमटे से जलाया है,
तब तो वह सीधे उसे सिलेंडर से बांध कर ही उड़ा देगा। सोचकर उसकी अंतरात्मा तक कांप गई। वही कार्तिक गुस्से में बस उसे ठंडे पानी से नहलाया जा रहा था और वह भी मरती क्या ना करती। उसके पास सजा भोगने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। और ठंडे पानी से उसके हाथों नहाते हुए उसकी हालत बिगड़ने लगी। ठंड के मारे वह कांपने लगी। कार्तिक को उस पर दया आ रही थी, मगर वह उसे माफ करना नहीं चाहता था। उसे एक बहुत बड़ा सबक देना चाहता था, ताकि वह दोबारा भूल कर भी ऐसी गलती ना करे। मिश्री का ख्याल रखने में कभी कोई लापरवाही ना करे। उसने एक के बाद एक दोनों बाल्टी खाली कर दी और वहीं ठंड के मारे कांपते हुए नैना की हालत बहुत बुरी हो गई। बस उसके सामने ही घुटने के सहारे खुद को समेट कर बैठ गई और कांपने लगी। अब कार्तिक ने उसके मुंह से अपना रुमाल खोल लिया और उसके सामने घूरते हुए बैठा। यह सबक याद रखना, आज के बाद कोई तकलीफ की तो मुझसे माफी की उम्मीद तो बिल्कुल भी मत करना। याद रखना, उसे एक खरोच आई तो मैं तुम्हें जख्मों से लहू लुहान कर दूंगा। मिश्री मेरी जान है और उसे तकलीफ देने वाले की मैं जान एक नहीं 100 बार ले सकता हूँ। जान से नहीं मारूंगा, बल्कि पल पल मौत से बदतर जिंदगी दूंगा। कार्तिक ने सुलगती हुई आंखों से उसकी आंखों में देखकर चेतावनी दी और उसके कमरे से निकल गया। अब तो नैना और भी ज्यादा डर गई और डर के मारे रोने लगी कि कहीं कार्तिक मिश्री के बदन में चिमटे से जले हुए निशान को न देख ले। अगर उसने उन निशानों को देख लिया तब तो उसकी जिंदा चिता जला देगा। फिर वह कांपती हुई बेडरूम में आई। वह तो बाहर जा चुका था। उसने कसकर दरवाजे को बंद कर लिया और रूम का टेम्परेचर बढ़ाकर उसने जल्दी से कपड़े चेंज किए और 10-12 कंबल के अंदर घुस गई। कार्तिक अब अपने कमरे में मिश्री के लिए खाना लेकर लौटा। वह अभी सुकून से सो रही थी। उसने खाना साइड टेबल पर रखा और आहिस्ते से उसके करीब बैठ गया। उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मिश्री उठो, देखो तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। वह प्यार से उसके गाल सहलाते हुए जगाने लगा। उसकी आवाज देने पर मिश्री कुनमुनाते हुए जाग गई। उसने आंखें खोलते ही उसे स्नेह भरी नजरों से देखा। वह भी उसे प्यार से निहार रहा था। तभी एकदम से मिश्री की आंखों के सामने सुबह का मंजर आया। अब बोल जाएगी कार्तिक के करीब? अगर मैंने दोबारा तुझे उसके करीब जाते हुए देखा, अगर दोबारा उसके करीब गई, तो सोच लेना तेरा क्या करूंगी। नैना की आवाज सुनाई देने के साथ उसका किया हुआ सारा बेरहमीपन एक पल में मिश्री की आंखों के आगे आया तो उसकी घबराहट बढ़ गई। वह एकदम से घबराकर बेड पर उठकर बैठी और कार्तिक को धक्का देकर वह एकदम सिकुड़कर किनारे हो गई। मेरे पास मत आना, मुझे छूना भी मत, दूर रहो मुझसे, उससे दूर भागते हुए बोली। उसके ये बोलने पर कार्तिक को जोर का झटका लगा। मिश्री, ये तुम क्या बोल रही हो? यहाँ करीब आओ, अब मैं तुम्हें खाना खिला दूँ। वह उसके और करीब जाने लगा तो मिश्री और डर कर दूर होने लगी। नहीं नहीं, मेरे करीब मत आना, मुझसे दूर रहो, बिल्कुल भी मेरे करीब मत आना। वह डर कर रोते हुए उससे और दूर जाने लगी और बेड के दूसरे साइड से उतरकर कोने में सिकुड़ गई। कार्तिक को कुछ भी समझ में नहीं आया कि वह इतना डर क्यों रही है। हर पल उसके करीब रहने के लिए तड़पने वाली उससे दूर भाग रही है। वह बेड की दूसरी ओर से घूमकर उसके पास गया तो वह और डर गई। उसने डरी हुई नजरों से दरवाजे और खिड़कियों की ओर देखा कि कहीं से नैना उन दोनों को देख तो नहीं रही। मिश्री, ये क्या बदमाशी है? प्लीज मेरे पास आओ, चलो हम डिनर करेंगे। वह प्यार से दुलारते हुए उसके करीब आया और उसने उसकी हथेली पकड़ ली तो मिश्री की हथेली में बहुत जलन होने लगी। हाँ छोड़ो मुझे, मुझे नहीं रहना तुम्हारे पास, दूर रहो मुझसे, छूना मत और जलन होगी। वह कराते उसके हाथ से अपनी कलाई छुड़ाने लगी। फिर उसे दर्द से कराते देख जब कार्तिक ने उसकी कलाई छोड़ दी तो वह उसे धक्का देकर बालकनी में भाग गई। कार्तिक के कमरे में बहुत खूबसूरत बालकनी थी। कमरे और बालकनी के बीच शीशे की दीवार और दरवाजा लगा हुआ था। वह दरवाजा खोलकर उस पार चली गई और उसने झट से दरवाजा बंद कर लिया। कार्तिक भी उसके पीछे गया। मिश्री, क्या कर रही हो तुम? मुझसे क्यों भाग रही हो? प्लीज अंदर आओ, खाना खा लो। वह दरवाजा खोलने की कोशिश करते हुए बोला, मगर उसने उस पार से लॉक कर दिया था और बालकनी पे रखे सोफे के पीछे सिकुड़कर उसके कोने में छुपकर बैठ गई। उसकी हरकतों को देखकर कार्तिक का दिमाग खराब हो रहा था। मिश्री देखो, मुझे गुस्सा आ रहा है, प्लीज दरवाजा खोल दो। क्या ड्रामा है ये सब? कह रहा हूं ना खाना खा लो, दवा का भी टाइम हो गया है तुम्हारा। अब वह गुस्से में बोला। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। उसे पूरा डांट हुआ कि कोकिला जी या त्रिवेणी जी ही होंगी। उसने जल्दी से बालकनी और कमरे के बीच की दीवार पर लगे पर्दे को आपस में अटैच कर दिया, जिससे इस पार से कोई उस पार बालकनी पर छिपी मिश्री को न देख ले।
उसने अपने कमरे का गेट खोला तो सामने त्रिवेणी जी खड़ी थी। उसने मुस्कुराकर उन्हें देखा। मम, आप अभी तक सोई नहीं? त्रिवेदी जी उसके सामने एक ट्रे में दूध का गिलास लेकर खड़ी थी। उन्होंने प्यार से उसके गाल पर हथेली लगा दिया। ऐसे कैसे सो जाती, जब मुझे मालूम है कि मेरे प्यारे बच्चे को दूध पिए बगैर रात को अच्छी नींद नहीं आती। पी ले तेरा फेवरेट केसर वाला दूध, उन्होंने प्यार से कहा और अपने हाथ से ही उसे दूध पिलाने के लिए गिलास उसके होंठ तक ले आई। मॉम, अभी नहीं, अभी तो डिनर किया ना हमने, पेट बहुत भरा हुआ है। दो मैं बाद में पी लूंगा। वह उनके हाथ से गिलास लेने लगा तो उन्होंने उसे घूर कर देखा। मैं लेकर आई तो मैं ही पिलाऊंगी। चल, मुंह बंद करके चुपचाप पी, कुछ नहीं सुनने वाली तेरी। यह बोलकर उन्होंने गिलास सीधे उसके होंठों से लगा दिया। अब उनके सामने और कोई कोशिश व्यर्थ थी, इसलिए उसने चुपचाप पूरा दूध पी लिया। अब खुश, अब जाकर आराम से सो जाइए। उसने भी उनके गाल को छूकर कहा, अरे ऐसे कैसे सो जाऊं? वैसे तेरी सुपर संस्कारी बीवी कहाँ है? तू तो कह रहा था कि उसे सब कुछ आता है, लेकिन महारानी को खाना बनाना नहीं आता। फोन में देख देख कर सब कुछ बना रही थी। जिस पर मैं बोला, मॉम, उसे सब कुछ बनाना आता है, फिर भी वह एक बार फोन में देखती जरूर है। त्रिवेणी जी उसे घूरते हुए, बस बस, ज्यादा बीवी की चमचागिरी मत कर, सब जानती हूँ मैं, तू मुझे पढ़ाएगा? अरे वह एक वक्त की बात थी जब भारत की लड़कियां और औरतें लाजवाब खाना बनाती थीं। आज तो जब से मेकअप का भूत सर पर चढ़ा है ना लड़कियों का, तो पूछी मत। भाषण देना और मेकअप लगाना बहुत अच्छे से आता है उन्हें, और जहाँ किचन का काम करने को बोल दे, उन्हें उनकी नानी याद आ जाती है। मम, अब नहीं आता तो आप सिखा देना, आपको तो आता है ना, उसने प्यार से उनके गले में बाहें डाल दी। मैं उसे सिखाने बैठूं? अरे तुझे पता है मैं कितने अरमान सजाकर आई थी। सोचा था बहुत संस्कारी है, खूब सेवा करवाऊंगी, और जब खुशखबरी मिलेगी मैं तो खुशी के मारे पागल ही हो जाऊंगी और एक पैर पर खड़ी खुद उसकी सेवा करूंगी। लेकिन यहाँ तो सारे अरमान पर पानी फिर गया। उन्होंने नाराजगी के साथ मुंह बिगाड़ते हुए कहा, मम, आप भी ना, 2 दिन हुए नहीं घर पर आए हुए और अभी से खुशखबरी? त्रिवेणी जी ने उसकी बात काट कर, अरे क्यों ना करूं ये सब बातें, हमारे भी कुछ अरमान है भाई। सारे अरमान तो पानी में डूब गए। राम भी छोड़कर चला गया अपनी बिजनेस की दुनिया में, प्रेम भी कॉलेज में गुम है, तूने भी अपना बिजनेस शुरू कर दिया। अब कोई तो होना हमारे साथ खेलने के लिए। बस मैं कुछ नहीं जानती, मुझे एक नन्हा सा खिलौना चाहिए। अगर तूने नहीं दिया तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगी, सोच ले, उन्होंने नाराजगी और जिद के साथ कहा और पलटकर उसके कमरे से चली गईं। वह उन्हें मुस्कुराता हुआ देखने लगा। वही कार्तिक के बंगले के बाहर एक ओपन जीप खड़ी थी, जिसके अंदर 8-10 लोग बैठे हुए थे। उनमें से एक शख्स जो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था, वह था अपने 7 आदमियों का बॉस, राइफल। उसके एक आदमी ने कहा, बॉस, हम यहाँ क्यों आए हैं? ये तो कार्तिक का घर है ना, वही कार्तिक जो इस वक्त किंग बना है। राइफल ने हाँ में सिर हिलाते हुए नफरत भरी नजरों से कार्तिक के बंगले को देखकर, हाँ, आज इसे ही बर्बाद करना है हमें। कार्तिक ने मेरे भाई पर अपने भाई के खून का इल्जाम डालकर उसे सजा दिया है ना, अब इसकी सजा मैं उसे दूंगा। मेरे भाई ने कुछ नहीं किया था, फिर भी उसने उसे सजा दी। पता चला उसकी बीवी पर उसकी जान बसती है। अब हम उसे ही खत्म करेंगे, तब उसे पता चलेगा कि जब कोई अपनी तकलीफ में तड़पता है तो कैसा लगता है। लेकिन बॉस, अगर उसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर हैं तो उसके आदमी हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उसका एक आदमी बोला। राइफल गुस्से में, डरता नहीं मैं उसके आदमियों से, उसका दूसरा आदमी। लेकिन बॉस, हम लोग अभी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। देख रहे हो उसके बंगले की छत पर भी कितने लोग खड़े हैं। गेट के आसपास भी 10-12 लोग नजर आ रहे हैं, और अंदर न जाने कितने होंगे। इतनी टाइटली सिक्योरिटी में हम क्या कर सकते हैं? राइफल साजिश भरी नजरों से उसके बंगले को घूरते हुए, बहुत कुछ कर सकते हैं हम। तुम में से 2 लोग अपना हुलिया बदलकर नौकर बनकर उसके घर में जाओ और मौका देकर उसकी बीवी को वहीं खत्म कर देना। यह सुनकर उसके सारे आदमी डर गए। लेकिन बॉस, अगर पकड़े गए तो वह हमारे जिस्म से खून की एक एक बूंद निकलवा लेगा और किसी अस्पताल में मुफ्त में दान कर देगा। राइफल अपने आदमियों को शैतानियत भरी नजरों से घूर कर, और अगर तुम लोगों ने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हारे परिवार के लोगों को जिंदा जला दूंगा। यह सुनकर सबके पसीने छूट गए। अब उन लोगों के लिए एक तरफ कुआं था तो एक तरफ खाई। तभी उन लोगों की नजरें कार्तिक के बंगले पर और गहरी हो गईं, जब उन लोगों ने बंगले के अंदर से एक कार को निकलते देखा। उसके एक आदमी ने, बॉस, ये कार्तिक के नौकरों की कार है। जो लोग बंगले से दूर हैं
वह लोग अपने घर लौट रहे हैं। दूसरा आदमी, तो फिर इंतजार किस बात की? इन लोगों को ही दबोच लेते हैं। फिर राइफल ने कार स्टार्ट किया और आगे गुजर रहे कार का पीछा करने लगा। कुछ दूर आगे जा पाया था कि उन लोगों ने उसके चारों टायर पर फायर करके कार को पंचर कर दिया। चारों तरफ से पंचर करने के बाद 5-6 कदम आगे गया और लड़खड़ाकर रुक गया। कार के अंदर बैठे नौकर और कोई हरकत करते उससे पहले ही इन लोगों की जीप वहां पहुंची। सभी भूखे शेर की तरह उन पर टूट पड़े। अपने जीप से उतरकर उनके कार के सामने पहुंचे। चारों तरफ का दरवाजा खोलकर जितने भी नौकर कार के अंदर थे, सबका कॉलर पकड़कर खींचकर बाहर निकाल लिया। उस कार के अंदर 4 नौकर थे। सारे नौकर को समझकर कुछ कर पाते उससे पहले ही राइफल के बाकी आदमियों ने उन पर गोलियां चला दी और बेचारे मौके पर ही मर गए। और अब राइफल के आदमी उनकी लाश को ठिकाने लगाते हुए आगे का प्लान बनाने लगे कि कार्तिक के घर में घुसकर उन्हें क्या क्या करना है। उधर कार्तिक अपनी मोम के जाने के बाद दरवाजा बंद करके वापस कमरे में आया और पर्दा हटाकर बालकनी के सामने आ गया। मिस्री प्लीज गेट खोल दो। उसने अपने गुस्से को काबू करते हुए बालकनी में लगी लाइट जल रही थी, इसलिए वह उसे सोफे के पीछे छुपे हुए साफ देख पा रहा था। वह नहीं में सिर हिला रही थी। अब वह गुस्से में चिल्लाया, मिस्री, एक बार कहने पर तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? जानती हो ना मेरा गुस्सा। चुपचाप दरवाजा खोलो, वरना मैं शीशा तोड़ दूंगा। उसके गुस्से में यह कहने पर वह डर गई तो उसे उसकी आंखों के सामने दृश्य आया जिसमें उसने कार्तिक को शीशा तोड़ते हुए देखा और शीशा टूटकर कार्तिक के ऊपर ही गिरा और वह घायल हो गया। यह काल्पनिक दृश्य जब उसकी आंखों के आगे आया तो और भी वह ज्यादा डर गई। वह तुरंत सोफे के पीछे से निकलकर उस मिरर डोर के सामने आई और उसने डरते हुए दरवाजा खोल दिया। कार्तिक बेचैन होकर उसके पास आया और उसने झट से बेचैनी के साथ मिर्ची को गले लगा लिया। प्लीज काशी, छोड़ दो ना, दूर रहो ना। उसने देख लिया तो मुझे सजा मिलेगी, वह डरी हुई सी बोली। तो वह उसके चेहरे को झांक कर देखने लगा। कौन, किसकी बात कर रही हो? तुम्हें मेरे करीब देखकर कौन सजा देगा? नाम बताओ, मैं उसके तन से प्राण अलग कर दूंगा। कार्तिक गुस्से में बोला तो वह और डर गई। वह मन में सोचने लगी कि अगर उसने कार्तिक को नैना के बारे में बता दिया तो वह उसे बहुत बुरी सजा देगा और नैना से भी उसे सजा मिलेगी। वह डरते उसके सीने से सिमट कर, नहीं, वह सुबह मैं ना सो रही थी तो मैंने सपना देखा कि कोई मुझे तुमसे दूर करना चाहता है। कोई सपने में मुझे डरा कर धमकी दे रहा था कि तुमसे दूर रहूं, वरना वह मुझे तुमसे छीन लेगा। और उसने सपने में मुझे जला भी दिया। तो मैं डर गई। मुझे तुमसे दूर नहीं जाना, वह मासूम बच्चे की तरह रोते हुए बोली और अपनी नाक उसके सीने पर रगड़ते हुए उसमें ही सिमटने लगी। कार्तिक उसकी बातें सुनकर मुस्कुराया। बस इतनी सी बात? एक बुरा सपना देखकर तुम डर गई? बेबी, तुम्हारा काशी मौत का सौदागर है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हें मुझसे दूर कर सके। जब मुझे पता चला कि कोई मुझे तुमसे दूर करना चाहता है, मैं उसे एक पल भी सांस लेने लायक नहीं छोड़ूंगा। उसे दीवानगी के साथ ये कहकर कार्तिक ने आहिस्ते से उसे गोद में उठा लिया और फिर उसे लेकर बेड पर आया। उसने ऐसे उसे बेड पर बिठा दिया और जो खाना लेकर आया था वह ठंडा हो चुका था, तो उसने नौकरों को आवाज देकर दूसरा गर्म खाना मंगवा लिया। उसे तो पहले ही त्रिवेदी जी ने पेट भरकर खिला दिया था, इसलिए वह बस नाम के लिए एक दो निवाला खाकर मिश्री को खिलाने लगा। वह डरी हुई थी। उसके हाथ से वो खाना खा रही थी और बार बार खिड़की और दरवाजे की ओर देख रही थी कि कहीं नैना उसे देख तो नहीं रही। वहीं नैना का तो ठंड के मारे कांप कांप कर बुरा हाल था। रूम हीटर ऑन था। 10 कंबल के अंदर घुसी हुई थी। फिर भी खांसी, छींक और बुखार से उसकी हालत बिगड़ गई थी। दूसरी ओर एक अलग कार गेट पर आकर रुकी। वॉचमैन ने जाकर चेक किया तो नौकर के कपड़ों में कुछ लोग थे। उन्होंने नकली अपना आईडी दिखाकर बताया कि जो लोग पहले नौकरी कर रहे थे उनका एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए कंपनी ने नए नौकर भेजे हैं। वॉचमैन ने उन सबकी आईडी अच्छे से चेक की, फिर भी उन्हें अंदर आने नहीं दिया। उन लोगों को कल सुबह आने के लिए जाने को कह दिया, क्योंकि बिना कार्तिक के ऑर्डर वह किसी को भी अंदर नहीं आने दे सकते थे। और कार्तिक इस वक्त बंगले के अंदर था और रात काफी हो चुकी थी, इसलिए उनकी हिम्मत भी नहीं हुई कि वह उसे डिस्टर्ब करे, क्योंकि सबको उसके गुस्से से डर लगता था। वॉचमैन से यह सुनने के बाद नकली नौकरों ने अब आगे जिद नहीं की, चुपचाप वहां से चले गए। लेकिन वह सभी गुस्से में थे। कार्तिक अपने कमरे में, उसने पहले अच्छे से मिस्री को खाना खिला दिया और अब वह एक एक कर मिस्री को दवा देने लगा। मगर मिस्री का दवा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। अभी सुबह की दवा का असर कम था और वह मन ही मन नैना के व्यवहार के कारण दुखी थी।
मिस्री प्यारी सी स्माइल के साथ। काशी सारी दवाइयाँ रख दो, मैं खा लूंगी। मुझे पता है अभी मुझे कौन सी दवा लेना है। तुम्हें और भी काम करने होंगे ना। कार्तिक उसे स्नेह भरी नजरों से देखकर, हाँ अब मेरी समझदार मिस्री लौट आई। उसने प्यार से उसके गाल को छुआ। वह हाँ से हिलाने लगी। बस ऐसे ही तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर मम्मी और दादी के सामने तुम्हें पूरे हक से खड़ा कर पाऊंगा कि तुम मेरी मिस्री हो, तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हारी जगह नैना को खड़ा करना नहीं होगा। ये कहते वक्त कार्तिक थोड़ा उदास था। वह उसे सवाल भरी नजरों से देख रही थी। काशी, नैना कहाँ है? और मेरी जगह नैना मतलब? वह अपने कमरे में होगी। दरअसल मिस्री एक बात है जो मैंने तुम्हें नहीं बताया। आज मेरी मम्मी और दादी घर आई हैं, खासकर तुमसे मिलने। लेकिन तुम्हारी हालत ठीक नहीं थी और तुम अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। फिर कार्तिक ने उसकी और नैना के बीच हुए फैसले और सारे ड्रामा के बारे में बता दिया। और यह भी बता दिया कि सुबह वह व्यवहार कैसा कर रही थी। यह सब जानकर मिस्री को और दुख हुआ। वह उसके गले लगकर रोने लगी। प्लीज काशी, मुझे माफ कर दो। मेरी इस बीमारी की वजह से तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ रहा है। अपनी मम्मी और दादी से झूठ बोलना पड़ रहा है। वह रोते हुए बोली। वह प्यार से उसके सर और पीठ को सहलाने लगा। ऐसा नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा तो इसमें तुम परेशान हो रही हो ना। मुझसे दूर हो, मम्मी और दादी से नहीं मिल पा रही। मैं दिल से तुम्हारे करीब नहीं आ पा रहा। हमारे बीच प्रोटेक्शन का दीवार है और मम्मी और दादी चाहती हैं कि उन्हें खुशखबरी मिले। उसकी आखिरी लाइन को सुनकर मिस्री के गाल लाल हो गए। वह शर्म से नजरें झुकाकर, तो क्यों रख रहे हो हमारे बीच कोई दीवार? हमारी शादी तो हो गई है ना। दे देते हैं उन लोगों को खुशखबरी। वह शरारती मुस्कान के साथ उसके चेहरे के करीब आया। सारी दीवारों को तो मैं चुटकी में हटा दूं। बस तुम जल्दी से एकदम ठीक हो जाओ। मैं तुम पर अभी और जिम्मेदारियां नहीं डाल सकता जब तक तुम खुद को और उन जिम्मेदारियों को संभालने काबिल ना हो। मुझे क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बस तुम ज्यादा ख्याल रखते हो ना, इसलिए पागलपन चढ़ता है दिमाग में। और वैसे भी तुमने डॉक्टर को तो मेरे लिए दवा बनाने को कह दिया है ना। थोड़े दिन में दवा भी तैयार हो जाएगी। तो प्लीज दे दो ना मुझे बेबी। आखिरी लाइन बोलकर मिस्री के गाल एकदम टमाटर जैसे लाल हो गए। वहीं कार्तिक का दिल उसके लिए प्यार से भर गया, तो उसके और करीब आया और उसने दोनों हाथों से उसके चेहरे को थाम लिया। बेबी, अभी तुम तो खुद बेबी हो, बच्चों जैसी हरकतें करती हो। एक और बच्चे संभाल पाओगी? मिस्री शर्म से नजरें झुकाकर, मैं नहीं संभाल पाई तो क्या हुआ? तुम तो हो ना, मुझे संभाल रहे हो, उसे भी संभाल लेना। शर्मीली मुस्कान के साथ वह बोलने के बाद वह आहिस्ता से उसके लबों से लग गई और उसके कोमल स्पर्श ने कार्तिक के दिल में बेचैनी भर दी। उसका खुद पर काबू करना मुश्किल हो गया और जिस बेताबी के साथ वह उसे किस कर रही थी, तो कार्तिक की बेताबी और बढ़ने लगी और वह अपने काबू से बाहर होने लगा। जैसे ही मिस्री की सांस रुकने लगी, उसके होंठ को आजाद करके उसकी शर्ट के बटन को अलग करते हुए वह उसके सीने को किस करने लगी। अब तो खुद पर काबू कर पाना कार्तिक के लिए नामुमकिन सा हो गया। फिर एकदम से उसके दिमाग में कुछ आया। उसने अपने जबड़े कस लिए और आहिस्ता से मिस्री को अपने से दूर कर दिया। तड़प और सवाल भरी नजरों से देखने लगी। मिस्री, मैं तुम्हारे करीब हूँ। मेरे प्यार का प्यारा सा तोहफा मैं तुम्हें जरूर दूंगा, लेकिन अभी तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। मुझे थोड़ा सा काम है, ऑफिस की कुछ फाइल पूरी करनी है। प्लीज अभी सो जाओ। मैं उसे समझाते हुए उससे दूर हुआ और फिर उससे दूर होकर और अपने ऑफिस के बैग के पास गया। उसे कुछ फाइल निकालकर वहीं सोफे पर बैठकर पढ़ने लगा। वहीं जिस तरह से उसने मिस्री को अपने से दूर किया था, मिस्री को बहुत बुरा लगा। वह उसे नम आंखों से देखने लगी। काशी, ऐसे मुझे खुद से दूर करके सही नहीं कर रहे हो। वह हर वक्त हमारे बीच दुश्मन बन रही है और मेरे दिल को एक अनजाने डर ने घेरना शुरू कर दिया है। जाने क्यों ऐसा लगता है कि हम जुदा होने वाले हैं। जो कुछ भी हो रहा है सही नहीं हो रहा है। नैना भले ही मेरी जगह तुम्हारी पत्नी बनने का नाटक कर रही है, लेकिन फिर भी वह बहुत कुछ कर सकती है। हमारे बीच हमेशा के लिए दीवार खड़ी कर सकती है। तुम नहीं जानते उसके पागलपन को। उसने चाहा तो मुझे हमेशा के लिए तुमसे दूर कर सकती है। इसलिए मुझे पूरी तरह तुम्हारी पत्नी बनना है, लेकिन तुम ही मुझसे दूर भाग रहे हो। दुखी दिल से यह सब सोचते हुए मिस्री और मायूस हो गई और रोते हुए उसने ब्लैंकेट अपने सर तक ले लिया। उसके रोने और सिसकने की आवाज जब कार्तिक तक पहुंची, तो वह भी तड़प गया। सॉरी मिस्री, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी विश अभी पूरी नहीं कर सकता, ना ही दादी और मम्मी की, क्योंकि मुझे पता है तुम मानसिक रूप से मम्मी बनने के लिए भी फिट नहीं हो। मैं जल्दीबाजी करके कोई गलती नहीं करना चाहता।
हाँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए हूँ, पर 24 घंटे नहीं रह सकता। मुझे कहीं ना कहीं तुम्हें अकेला छोड़कर जाना होगा, और मेरे जाने के बाद अगर तुम्हारी तबीयत खराब हुई, तुमने खुद के साथ उसे भी चोट पहुंचा लिया, तो यह तो ना तुम बर्दाश्त कर पाओगी ना मैं। इसलिए तुम्हें पहले ठीक होना होगा। यह कहकर कार्तिक ने घुटने से अपनी आंखें बंद कर ली। ब्लैंकेट में छुपकर जिस तरह मिश्री सिसक रही थी, उसके दिल में तेजाब बरस रहे थे। उसका दिल तो हो रहा था कि उसे एक पन्ना रोने दे जाकर उसे चुप करा दे और उसकी सारी इच्छा पूरी कर दे, लेकिन उसके लिए उसके दिल में जो फिक्र थी और जैसी स्थिति नैना ने उन दोनों के सामने खड़ी की थी, उसे देखते हुए भी वह मिस्री की ओर अपने कदम नहीं बढ़ा पा रहा था। वह बेबसी के साथ जबड़े कसते हुए बाथरूम में चला गया और मिस्री वैसे ही सिसकती हुई सो गई। सुबह जब कार्तिक की नींद खुली तो उसने देखा मिस्री आईने के सामने खड़ी बेचैनी के साथ अपनी साड़ी के निचले हिस्से को सेट कर रही थी। वह अपनी साड़ी को सेट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे ठीक से हो नहीं पा रहा था। तो गुस्सा भी आने लगा। उसे कोशिश करते देखा, वह आहिस्ते से बेड से उठा और पीछे से उसे हक करके उसकी कमर में हाथ लगाकर प्यार से बोला, गुड मॉर्निंग मिश्री। क्यों सुबह सुबह इतनी मेहनत कर रही हो? मैं रेडी कर देता ना तुम्हें। उसके हक करने पर अब मिश्री का ध्यान उस पर गया, मगर उसने उसका हाथ अपनी कमर से हटाकर वह उससे अलग हुई और अलमारी की ओर चल पड़ी। उसके इस व्यवहार ने कार्तिक को एहसास दिला दिया कि वह उससे नाराज है। और क्यों, वह ये भी समझ गया। मिश्री प्लीज एक बार समझने की कोशिश करो ना। जो तुम चाहती हो वही मैं भी चाहता हूँ, लेकिन बस तुम्हारे पूरी तरह ठीक होने तक तो इंतजार करने के लिए कह रहा हूँ। वह अपनी सफाई में बोलते हुए उसके करीब आने लगा। मैं मिश्री अलमारी से अपने लिए फ्रॉक निकालकर उसके सामने से गुजरकर बाथरूम की ओर जाने लगी। फिर बीच में रुककर उसके सामने आई। मिश्री उसे नजर मिलाकर, हाँ इंतजार करना ना, तब जब मैं नहीं रहूंगी। मिश्री ने कहा कि कार्तिक का दिल तड़प कर फट सा गया। उसने झट से उसकी कलाई पकड़ ली। क्या बोल रही हो तुम? कितनी बार कहा मैंने, नैना को यहाँ रखने की जरूरत नहीं है उसे। जिसे तुम बेसहारा समझ रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं है। वह 4 गुना ज्यादा चालाक है, अपना रास्ता खुद बना सकती है। लेकिन तुम्हें मुझसे ज्यादा उस पर भरोसा है। वह गुस्से में बोली। मिश्री इतनी सी बात पर नाराज क्यों होती हो? मैं उसे यहाँ इसलिए रख रहा हूँ ताकि वह तुम्हारा ख्याल रख सके, क्योंकि मैं 24 घंटे तुम्हारे पास नहीं रह सकता। तुम्हें पता है ना, मैं बिजनेसमैन हूँ, और मेरे बारे में एक और सच है जो मैंने अभी तक तुम्हें नहीं बताया। सही समय आने पर बताऊंगा। प्लीज समझो ना। हाँ कार्तिक, मैं तुम्हारी बात समझना चाहती हूँ, लेकिन ये दिल समझना नहीं चाहता। तुम जानते हो नैना मुझे पसंद नहीं करती। वह क्या मेरा ख्याल रखेगी? और अब तो तुमने मेरी जगह उसे खड़ा कर दिया है। अगर उसने कुछ गलत कर दिया तो? अगर हमारे बीच हमेशा के लिए दीवार बन गई तो? मिसी ने व्याकुलता के साथ यह सवाल किया। तो कार्तिक मुस्कुराने लगा। बस इतना ही भरोसा है तुम्हें मुझ पर? मिसी, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं होगा। वह बस तब तक तुम्हारी जगह रहने की एक्टिंग करेगी जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, क्योंकि जब तुम अपने काबू से बाहर हो जाती हो ना, कुछ नहीं समझती, खुद के साथ सामने वाले को भी चोट पहुंचाती हो। और मैं ये नहीं चाहता कि ऐसा कुछ मम्मी और दादी के सामने हो। बस इसलिए मैंने उसे तुम्हारी जगह खड़ा किया है। और इतना तो तुम जान लो कि तुम्हारी जगह मेरे दिल में कोई और नहीं ले सकती, कोई भी नहीं। अब कार्तिक ने प्यार से उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया, तो मिसी की आंखों से आंसू छलकने लगे। वह तड़प कर, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन ना तो अपनी किस्मत पर और ना ही नैना पर। मम्मी पापा को बहुत दिल से चाहती थी मैं। वह मुझसे दूर हो गए। अब उनकी जगह तुम्हारे भरोसे सांस ले रही हूँ। तुम भी मुझसे दूर हुए तो जी नहीं पाऊंगी। यह बोलकर रोते हुए वह उसके गले लग गई। कार्तिक ने भी उस पर अपनी बाहें कस दी। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ना ही मैं तुमसे दूर जाऊंगा। हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। वह उसे भरोसा दिलाते हुए बोला। मैं तुम पर यकीन करना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मन में बेचैनी सी उठ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हम दूर होने वाले हैं। प्लीज मुझे खुद से कभी दूर मत होने देना। मिसी तड़प के साथ रोते हुए बोली और उसके सीने में और कसकर सिमटने लगी। वही कार्तिक उसकी बेचैनी भरी इस प्यार को देखकर मुस्कुराने लगा। तभी गेट के बाहर वह लोग फिर से आ गए। वॉचमैन ने उसी वक्त कार्तिक को मैसेज भेजकर बाहर आने के लिए कहा। अब कार्तिक ने प्यार से मिस्री की साड़ी सेट कर दी और बंगले के बाहर आया। वॉचमैन ने उसे सारी बातें बता दी। कार्तिक ने खुद उन सभी का आईडी चेक किया और सभी देखने में भोले भाले नजर आ रहे थे। और उन्होंने अपना आईडी भी ऐसे तरीके से बनवाया था
कि वह एकदम असली लग रहा था। उनकी आईडी अच्छे से चेक करने के बाद कार्तिक ने उनकी कंपनी में कॉल करके पूछा, तो कंपनी की तरफ से स्वीकार किया गया कि उन्होंने ही नौकर भेजे हैं। तो कार्तिक ने उन्हें काम करने की परमिशन दे दी। लेकिन जैसे ही वे बंगले के अंदर दाखिल हुए, कमरे में बैठी मिस्री की बेचैनी बढ़ गई। उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसका दम कोई घुटने लगा। दिल में अजीब सा डर उठने लगा, जैसे वह एक बहुत बड़े हादसे का शिकार होने वाली है। इधर कार्तिक उन नौकरों को अपने साथ लेकर हॉल में आया और उसने उन्हें उनका काम बता दिया। फिर वह हॉल में सब तरफ नजरें घुमाने लगा, तो उसे नैना कहीं नजर नहीं आई। उसने एक बार उसे आवाज दिया। जब प्रतिक्रिया में उसे कोई आवाज नहीं मिली, तो वह सीधे नैना के कमरे में गया। उसने कमरे में जाकर देखा तो वह ढेर सारे कंबल के नीचे दफन हुई सो रही थी। कार्तिक के एक बार नैना के पुकारने से चौंक कर जाग गई, लेकिन सर्दी खांसी और बुखार से उसकी हालत खराब हो गई थी। उसके पूरे चेहरे के साथ नाक एकदम लाल थी। जुकाम के कारण वह सांस नहीं ले पा रही थी। क्या हुआ तुम्हें? कार्तिक ने उसके सामने आकर पूछा, तो वह गुस्से में उसे देखने लगी। मेरी हालत बिगाड़ कर पूछ रहे हो क्या हुआ? वह गुस्से में बोली। और लापरवाही करोगी तो ऐसी और सजा मिलेगी। न जाने कब तक मिस्री सावर के नीचे भीग रही थी। फिर भी वह जो दवाई रेगुलर ले रही है, उसकी वजह से उसे सर्दी जुकाम नहीं हुआ। अगर उसकी तबीयत तुम्हारी तरह बिगड़ती तो इससे भी बड़ी सजा देता तुम्हें। अब ये ड्रामा बंद करो, चुपचाप उठो। आज मिसी के चेकअप के लिए कुछ डॉक्टर्स आएंगे। उनके रिपोर्ट के बाद जैसे ही पता चलेगा कि अब उसकी हालत कैसी है, अगर वह ठीक हुई तो आगे तुम्हें एक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। कार्तिक की सारी बातें वह उसे घूरते हुए सुन रही थी। तो इसमें मैं क्या करूं? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आज कुछ नहीं करने वाली। सीधे से बोल रहा हूँ, तो सर पर चढ़ने की कोशिश मत करना। तुम्हें उठना होगा। तुम मम्मी और दादी के साथ आज मंदिर जाओगी, ताकि तुम्हारे पीठ पीछे मैं मिश्री का इलाज करवा सकूं। वरना डॉक्टर को देखकर मम सवाल करेंगी। सवाल तो मैं अब भी करूंगी। कार्तिक जैसे ही अपनी बात खत्म कर पाया था कि वहां त्रिवेणी जी की आवाज गूंजी। उनकी आवाज को सुनते ही कार्तिक ने इशारा किया, तो नैना ने तुरंत खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया, जिससे त्रिवेदी जी उसका चेहरा न देख पाए। वहीं त्रिवेदी जी घूरते हुए कार्तिक के सामने आकर खड़ी हुई। ये क्या है काशी? तो ऊपर कमरे में रह रहा है और बहू नीचे कमरे में। ये क्या बात हुई? घूंघट के बाद कोई और भी रिवाज मान रहे हो क्या तुम दोनों? उनके इस सवाल पर कार्तिक सोचने लगा कि अब क्या बहाना करे। अरे चुप क्यों है? जवाब दे। बोल, तुम दोनों अलग अलग कमरे में क्यों रह रहे हो? उन्होंने फिर से पूछा। वह मम पता नहीं कैसे मिस्री को सर्दी जुकाम हो गया है। मैंने डॉक्टर से बात किया तो उन्होंने कहा है कि मिस्री को किसी चीज़ से एलर्जी हो गई है। और आपको तो पता है ना, मुझे भी एलर्जी कितनी जल्दी हो जाती है। आप फिक्र मत करो, एक दो दिन में दवा लेकर ये जैसे ही ठीक होगी, हम लोग फिर एक कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे। कार्तिक ने उन्हें अपनी बातों में उलझाने की कोशिश की। उन्होंने घूरकर दोनों को गौर से देखा, जैसे दोनों की बातों की सच्चाई परख रही हों। इतना कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास सर्दी जुकाम दूर करने की ऐसी असरदार दवा है कि एक दो घंटे में ये तरोताजा हो जाएगी। यह बोलकर त्रिवेणी जी तुरंत उसके कमरे से निकलकर अपने कमरे में चली गईं और उनके जाते ही एक नज़र नैना को देखकर कार्तिक भी उसके कमरे से निकल गया। इधर नैना को और गुस्सा आया। जीजू कितने बड़े हार्टलेस हैं। मेरी तबीयत इतनी खराब करवा दी और फिक्र नाम की कोई चीज़ नहीं है इनके अंदर मेरे लिए। अगर यही हालत उस मिस्री की हुई होती ना, तो पूरा घर सर पर उठाकर चलते। पहले ठीक हो जाऊं, फिर मिस्री की भी खबर लूंगी। नैना ने मुंह बिगाड़ कर कहा। वही बंगले में आए वह चारों नकली नौकर कार्तिक का बताया हुआ काम करना छोड़ बंगले के पुर्जे पुर्जे को अच्छे से देख रहे थे। फिर वह सारे एकांत में इकट्ठे हुए और आपस में नजरों में कुछ बातें करने लगे। फिर आसपास नजर आते हुए और करीब एक दूसरे के पास इकट्ठे हुए। उनमें से राणा ने कहा, पूरे बंगले के चारों कोनों को अच्छी तरह से परख लो और बास को हर कोने की तस्वीर भेज दो। और यह भी बता देना कि पूरे बंगले को उड़ाने के लिए कितना डायनामाइट लगेगा। उनमें से दूसरा, बिल्कुल बॉस, मैंने हर कोने की तस्वीर ले ली है। यहाँ की सिक्योरिटी का सारा सिस्टम मैं समझ लिया। तीसरा, बहुत ही जल्द किंग की फैमिली का हर एक मेंबर राख में बदल जाएगा। किंग तो सिर्फ एक ही बनेंगे। हमारे बॉस राइफल था किंग। जिस तरह हमने असली किंग को मारकर खत्म किया, उसी तरह इस दूसरे किंग को भी खत्म कर देंगे, वह भी उसके परिवार के साथ। चौथा आदमी, चलो चलो अपने काम पर लगते हैं। इस बंगले के पुर्जे पुर्जे अच्छे से देख लेना है और होशियारी से, किसी को शक नहीं होना चाहिए कि इन सबकी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।
और मौत पल पल उनके करीब आ रही है। चौथे की यह बात सुनकर उन सभी की आंखें गंभीर हो गईं और आंखों में शैतानियत तांडव करने लगी। फिर वह सभी आसपास नजर रखते हुए फिर से बंगले के चारों तरफ फैल गए। कार्तिक को जरा भी अंदाजा नहीं था कि नौकर के रूप में आए ये लोग उसके पीठ पीछे उसकी बर्बादी की सीढ़ी बना रहे हैं, क्योंकि कार्तिक का दिमाग एक बिजनेसमैन की तरह सोचता था। वह क्रिमिनल का किंग तो बन गया, लेकिन उसने कभी भी अपने दिमाग को क्रिमिनल की करतूत से नहीं भरा, ना ही उसने क्रिमिनल्स के तौर तरीके अपनाए। दूसरी तरफ त्रिवेदी जी नैना के कमरे में लौटी। उनके हाथ में एक दवा थी। उन्होंने नैना को वह दवा खाने के लिए दे दी और जल्दी से फ्रेश होकर खाने के लिए कह दिया। नैना भी किसी तरह जल्दी से ठीक होना चाहती थी, इसलिए तुरंत फ्रेश होने चली गई और लौटकर उसने उनकी दी हुई दवा ले ली। कार्तिक किसी से कॉल पर बात करते हुए कमरे में आया, मगर जैसे वह गेट खोलकर कमरे के अंदर दाखिल हुआ, उसकी आंखें फैल गईं। उसने कॉल कट करके तुरंत फोन अपने पॉकेट में रख लिया और तेजी से आगे बढ़ा, क्योंकि उसे अपने कमरे के बीचों बीच फर्श पर बेहोश पड़ी हुई मिश्री नजर आई थी। मिश्री, तुम ऐसे? मिश्री को बेहोश देखकर कार्तिक घबराया हुआ था। उसके पास जाकर घुटने पर बैठा। मिश्री का नाम पुकारते हुए उसने 2-3 बार उसके चेहरे को थपथपाया, मगर उसे उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अब उसने आहिस्ते से मिश्री को बाहों में उठा लिया और बेड पर लिटा दिया। मिश्री की बेहोशी उसे बहुत बेचैन कर रही थी। उसने साइड टेबल से जग उठा लिया, गिलास में पानी भरकर पानी की कुछ छींटे मिश्री के चेहरे पर मारा। 2-3 बार छींटे मारने पर भी मिश्री की कोई मूवमेंट उसे नजर नहीं आई, तो अब उसका तनाव और बढ़ गया। वह लगातार उसका नाम पुकार रहा था। मिश्री, प्लीज होश में आओ। मिश्री, कुछ बोलो ना। तुम ऐसे कैसे बेहोश हो गई? क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? ऐसे ही कई सवाल कर रहा था उसे। अब और कुछ समझ न आने पर उसने पूरा एक गिलास पानी मिश्री के चेहरे पर डाल दिया। तब जाकर मिश्री के बदन में थोड़ी हलचल हुई। उसकी पलकें हिलने लगीं और उसने आहिस्ते से अपनी पलकों को उठाकर उसकी ओर देखा। अब उसे आंखें खोलते देख कार्तिक को जरा सी राहत की सांस मिली। उसने झट से उसे गले लगा लिया। कार्तिक, बहुत व्याकुल होकर, तुम ऐसे कैसे बेहोश हो गई थी? क्या हुआ था तुम्हें? कुछ हुआ था तो तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दिया? कॉल कर लेती। आप बोलो भी। इस तरह चुप मत रहो, मेरी धड़कनें बढ़ी हुई हैं, सांस रुक रही है, बोलो ना। वह व्याकुलता के साथ एक के बाद एक सवाल करने लगा। अपने लिए उसे इतना विचलित देखकर एक पल के लिए मिश्री भी उसे देखने में खो गई थी। फिर थकी हुई सांसों के साथ, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। पता नहीं क्यों तुम्हारे जाने के बाद बहुत बेचैनी सी हो रही थी। लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है। अब भी वैसी ही बेचैनी हो रही है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कार्तिक उसके लिए और परेशान होकर, रुको, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ और तुम्हारी सारी प्रॉब्लम उन्हें बताता हूँ। नहीं, एक काम करता हूँ, डॉक्टर को यहाँ बुला लेता हूँ, साथ में वह लोग तुम्हारा रूटीन टेस्ट भी कर लेंगे। बीच में मिस्री उसे रोकने को हुई, मगर वह उसकी बातों को अनसुना करते हुए अपनी बातें बोला और तुरंत उसने डॉक्टर को कॉल कर दिया। दूसरी ओर से एक डॉक्टर ने कॉल आंसर किया। गुड मॉर्निंग सर। अब मैम कैसी हैं? गुड मॉर्निंग बाद में, पहले अपनी टीम के साथ मेरे बंगले पर आओ। मिस्री अभी मेंटली नॉर्मल है, लेकिन उसे बेचैनी हो रही है और सांस लेने में दिक्कत भी, इसलिए बेहोश हो गई थी। जल्दी पहुंचो। यह कहकर कार्तिक ने कॉल कट कर दिया और फिर से मिस्री के करीब बैठा। तुम ठीक हो ना? बोलो, आप कैसा लग रहा है? मैं तुम्हारे करीब हूँ। तो मिस्री डरी हुई सी झट से उसके गले लग गई। पता नहीं क्यों काशी, दिल से एकदम डर सा लग रहा है, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। प्लीज तुम मुझसे दूर मत जाना। ऐसा लगता है कोई मुझे तुमसे दूर कर देगा। कार्तिक उसे बाहों में समेटते हुए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। मैं हूं ना तुम्हारे पास। कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। कार्तिक की यह बात सुनकर मिश्री के दिल को जरा सी राहत मिली, लेकिन बेचैनी कम नहीं हुई। वह उसकी बातों पर यकीन करना चाहती थी, लेकिन उसका दिल था जो बेचैन हुए जा रहा था। बहू यहाँ है, लेकिन वह तो अभी नीचे वाले कमरे के बाथरूम में गई थी ना? तभी कार्तिक को अपने पीछे त्रिवेदी जी की आवाज सुनाई दी। वह चौंक कर उनकी तरफ पलटा। सामने दरवाजे पर त्रिवेदी जी नजर आई। वह सिर्फ हैरानी भरी नजरों से कार्तिक को देख रही थी। वह कुछ कहता उससे पहले ही वह उसके सामने खड़ी हुई और उसे फिर मिश्री को देखने लगी। कार्तिक की तो धड़कनें ठहर सी गई थी कि कहीं कुछ नया बवाल न खड़ा कर दे। फिर उसने डरी हुई नजरों से उनकी आंखों में देखा, तो उसने पाया कि उनकी हैरानी और मुस्कान भरी नजरें मिश्री पर टिकी हुई हैं। वहीं त्रिवेणी जी अपलक मिश्री को निहार रही थी। उसका प्यारा सा चेहरा देखकर वह मोहित हो गई थी।
होती भी क्यों ना, मिश्री का चेहरा ही इतना प्यारा और मनमोहक था कि किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर दे। फिर उन्होंने घूरकर कार्तिक को देखा। क्यों रे बदमाश, इतनी प्यारी चांद सी बहू है हमारी, और तूने इसका प्यारा सा चेहरा घूंघट में छुपा रखा था। हाय, मैं तो अपनी 100 उम्र कुर्बान करूं इस पर। उन्होंने कार्तिक को घूरने के बाद मिश्री को स्नेह भरी नजरों से देखा और उसकी नजर उतार ली। कार्तिक बेड से उठकर खड़ा हुआ तो मिश्री भी बेड से उतरी और उसने त्रिवेणी जी के पैर छू लिए। अरे बेटा, ये क्या करती है? एक बार तो पैर छू चुकी, और कितनी बार छुएगी? जितनी प्यारी तू है ना, इतने प्यारे प्यारे से मेरी गोद में पोतियां पोते दे दे, जीवन भर तुझे बेटी बनाकर रखूंगी। उन्होंने उसे पैर छूने से रोक दिया और झट से गले लगा लिया। कार्तिक नाराजगी भरे स्वर में, मम, आप फिर से वही बात लेकर बैठ गईं। काशी प्लीज, मम कुछ गलत नहीं कह रही हैं। हर माँ की यही इच्छा होती है। मिसी ने भी उनके सपोर्ट में ही कहा। देख, मेरी बहू मेरी बात समझती है, तू नहीं समझता। ठीक है बेटा, तुम दोनों जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। साथ में मंदिर में पूजा करेंगे, और आज मंदिर में तुम दोनों की एक छोटी सी रस्म भी पूरी करनी है, तो जल्दी आ जाओ। अब उन्होंने प्यार से मिश्री के गाल को छूकर कहा और उनके कमरे से निकल गई। त्रिवेणी जी उनके कमरे से निकलकर सीढ़ियों से नीचे आने लगी। वहीं कार्तिक के कमरे के बाहर खड़ी नैना सब कुछ सुन चुकी थी। अच्छा, तो मिश्री की मुंह दिखाई हो ही गई, लेकिन तुम्हें क्या लगता है मिश्री, तुमने अपनी प्यारी सासू माँ को अपना चेहरा दिखा दिया तो पूरी जंग जीत ली तुमने? नो वे बेबी, गेम तो अब शुरू हुआ है। कार्तिक के सामने तुम्हें पागल तो बना चुकी हूँ, अब तुम्हारी प्यारी सासू माँ और दादी सास के सामने भी पागल बनाऊंगी। जब तुम उनके सामने ही पागलपन दिखाओगी, तब देखना चुटकी में ये लोग तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकालेंगी। अपना शैतानी दिमाग चलाते हुए वह भी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। अब तो खुश हो ना, मम्मी के सामने तुम्हारी मुंह दिखाई भी हो गई, और तुम्हारी मासूम सी शक्ल को देखकर मम का कड़कपन भी खत्म हो गया। कार्तिक प्यार से मिश्री के करीब आया, मिश्री उसे घूर कर देखते हुए, क्योंकि गलती हुई जो मेरे लिए अच्छी थी, जो उन्होंने मेरा चेहरा देख लिया, वरना तुम तो नैना और तुम्हारे घूंघट के प्लान में मुझे सदा पर्दे में ही रखते। थैंक गॉड, मम्मी ने मेरा चेहरा तो देखा। वह कुछ कहने को हुआ, मगर वह उसके सामने से गुजरकर बाथरूम में चली गई। कार्तिक उसे जाते देखकर, तुम जब मेरी इंटेंशन गहराई से समझने की कोशिश करोगी तो सब समझ जाओगी। फिर थोड़ी देर बाद कार्तिक और मिश्री मंदिर में आए। मंदिर में पूजा की तैयारी त्रिवेणी जी पहले ही करवा चुके थे। उन दोनों के आते उन्होंने भगवान की आरती भी करवा दी। इस आरती को मिश्री ने खुद अपने हाथों से किया, और उसने इतनी प्यारी आरती की कि त्रिवेणी जी के साथ दादी माँ को भी बहुत पसंद आई। इसके बाद त्रिवेणी जी ने आरती की थाल कार्तिक की ओर बढ़ाकर आरती की थाल से सिंदूर लेकर मिश्री की मांग भरने के लिए कहा। यह बात कार्तिक बिना बहस के मान गया। उसने तुरंत आरती की थाल से सिंदूर लिया और मुस्कुराते हुए मिश्री की मांग भर दी। दूर खड़ी नैना यह सब देखकर सुलग रही थी, और इसके बाद त्रिवेणी जी ने एक बहुत ही कीमती और खूबसूरत मंगलसूत्र कार्तिक के हाथ में थमा दिया और उसे भी मिश्री को पहनाने के लिए कहा। उसने इस बार भी खुशी खुशी मिश्री को मंगलसूत्र पहना दिया। कुछ देर का ये मंजर है, सब ले लो मजा। एक बार मिश्री व दवा खा ले, फिर सारी बाजी मेरे हाथ में होगी। अभी मैं किसी के सामने नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे तो मिस्त्री के रूप में सबके सामने रहना है, और उसे उसकी जगह से हटाना ही होगा। कुछ तो सोचा होगा इसके लिए। अपने कमरे के पास सबकी नजरों से दूर खड़ी नैना अपना शैतानी दिमाग अब भी चला रही थी। इस वक्त कार्तिक के हाथों सिंदूर लगवाकर और मंगलसूत्र पहनकर मिस्री की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसकी आंखें बार बार नम हो रही थी और दिल खुशी के मारे छलकने लग रहा था। पूजा के बाद मिस्री खुद किचन में गई और उसने सबके लिए टेस्टी सा नाश्ता तैयार कर दिया। त्रिवेणी जी और कोकला जी ने जब नाश्ता किया तो उनकी खुशी का और कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने एकदम खुशी के मारे अपने गले में पहने कीमती हार को उतारकर उसे शगुन के रूप में पहना दिया। कोकला जी ने भी अपने हाथों के हीरे जड़े हुए कंगन उसके हाथों में पहना दिए। मिस्री की खुशी तो आसमान चूमने लगी, लेकिन उसके मन की बेचैनी अभी कम नहीं हुई थी। अंदर ही अंदर एक डर सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी की बुरी नजर है उस पर। और बात सही भी थी, वह चारों नकली नौकर बहुत बुरी नजरों से उसे घूर रहे थे, जैसे उन्हें मौका मिले तो पल में उसे मौत के घाट उतार दें। बस कुछ देर की खुशियां हैं कार्तिक कुमार, अपनी बीवी की मुंह दिखाई कर ले, जितना तुझे करना है, फिर उसके बाद तो यह घर मिट्टी का ढेर बनेगा ही। उसमें से एक नौकर ने शैतानियत भरी नजरों से मिसी को घूरते हुए कहा।
बाकी सबने भी कुटिलता के साथ मुस्कुराते हुए हामिद से हिला दिया। उनमें से एक ने अपना फोन निकालकर मैसेज टाइप किया, सारी पिक्चर भेज रहे हैं, तुम भी काम पर लग जाओ। टाइम से पहले हमें सारा माल मिल जाना चाहिए। RDX फिट करने के लिए हमने जगह भी अच्छे से देख ली है। इस मैसेज को टाइप करने के बाद उसने राइफल के नंबर पर सेंड कर दिया। दरअसल राइफल राम का राइट हैंड माना जाता था, लेकिन राम का रुआब और उसे सभी देशों में राजा कहते देख उसके मन में भी लालसा जागी कि क्यों ना राम को मारकर उसकी जगह किंग बन जाए, तो पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में होगी। इसी प्लान के साथ उसने गहरी साजिश रची और राम का मर्डर करवा दिया। और एक हादसे के दौरान भी राम के हाथों राइफल की पत्नी की मौत हो गई थी। इसका बदला भी वह उससे लेना चाहता था। कारतूस राइफल की थी, लेकिन सक्के घेरे में उसका भाई आ गया और उसे कार्तिक के गुस्से का शिकार होना पड़ा। इसलिए अब राइफल कार्तिक से बदला लेना चाहता है और बदला लेने की सारी तैयारी उसके आदमियों ने कर ली। वह सब कार्तिक के पीठ के पीछे कितनी बड़ी गहरी साजिश रच रहे थे, इस बात का अंदेशा कार्तिक को बिल्कुल भी नहीं था। और इस बीच नैना भी अपने खुरापाती दिमाग को चला रही थी। नाश्ता करने के बाद जैसे ही कार्तिक ने मिश्री को हॉल में बिठाकर उसकी कुछ जरूरी दवाओं को दिया और उसके पास बैठ गया, उसने मिश्री के चेहरे पर गौर किया तो वह अब भी तनाव में थी। उसने प्यार से मिश्री की कलाई पकड़ ली। मेरे होते हुए तुम फिक्र क्यों कर रही हो? कुछ नहीं होगा, मैं अभी यहाँ की सिक्योरिटी और बढ़ा देता हूँ। उसके कहने पर मिश्री उसके और करीब आई और उसके कंधे पर सिर रख लिया। कोकिला जी और त्रिवेणी जी दोनों ही अपने कमरे में थी। बहुत प्यार के फूल खिल रहे हैं ना तुम दोनों के बीच। अभी तुम्हारे प्यार में नमक मिलाती हूँ। किचन में जूस बना रही नैना ने गुस्से में कहा। उसके हाथ में एक जूस का गिलास था जिसमें वह एक पाउडर मिला रही थी। तुमको क्या लगता है कार्तिक, इसी पर मेरी दवा का असर क्या कम हुआ है? तुम मुंह दिखाई करवा कर उसे सबके सामने खड़ा करोगे? नो वे। इस जूस को पीते ही वह पागलपन का वह सीन तुमको दिखाएंगे कि तुम भी क्या याद रखोगे। यह कहकर शैतानियत के साथ नैना उस जूस को देखने लगी। हॉल में बैठे कार्तिक ने अपनी सिक्योरिटी टीम को कॉल किया। इस बंगले की सिक्योरिटी और बढ़ा दो। 200 बॉडीगार्ड यहाँ पर और भेज दो। यहाँ की सिक्योरिटी भी इतनी टाइट होनी चाहिए कि परिंदा भी पर ना मार पाए। कार्तिक की यह बात पास खड़े नकली नौकर ने सुन ली। वह काफी परेशान हो गया और वहां से कोने में गया। उसने तुरंत किसी को कॉल किया। हेलो बॉस, अटैक की तैयारी कर लो। यहाँ की सिक्योरिटी बढ़ा रहा है। उसकी टीम के आने से पहले हमें अपना काम करना होगा। उसने बहुत बेचैनी के साथ कहा। हम आ रहे हैं, रास्ते में आए, दूसरी ओर से किसी ने कहा। कॉल करने वाले के होंठ पर शैतानियत बिखर गई। लो मिश्री, मैंने यहाँ की सिक्योरिटी और बढ़ाने के लिए टीम बुला ली है। 1 घंटे के अंदर हमारे बॉडीगार्ड टीम यहाँ आ जाएगी। फिर यहाँ कोई खतरा नहीं होगा। कार्तिक प्यार से मिश्री के करीब बैठकर बोला। वह खुश हो गई तो अब कार्तिक ने उसकी कलाई पकड़ ली। चलो अब तुम अंदर चलो, तुम्हारी जगह यहाँ पर अब नैना का काम है। मिसी को कार्तिक की बात समझ नहीं आई। अब नैना क्यों? मैं तो ठीक हूं ना, उसे क्यों मेरी जगह खड़ा करोगे? कार्तिक प्यार से उसके चेहरे को थाम कर, क्योंकि डॉक्टर की टीम भी यहाँ पहुंचने ही वाली है। पूजा के बहाने मैं मम्मी और दादी को नैना के साथ बाहर भेज रहा हूँ, क्योंकि अगर वह दोनों डॉक्टर की टीम को देखेंगी तो परेशान हो जाएंगी। दादी छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए। कार्तिक मिश्री को समझा ही रहा था कि वहां नैना आ गई। वह अब भी साड़ी और घूंघट में थी। उसे देखकर मिश्री का दिल जल गया। नैना प्यार से मिश्री की ओर जूस का गिलास बढ़ाते हुए, मिश्री, ये स्पेशल तुम्हारे लिए मैंने तैयार किया है, पी लो। मिश्री नाराजगी भरे स्वर में, सॉरी, अभी पेट भर के नाश्ता किया है, पेट में कुछ भी खाने पीने के लिए और जगह नहीं है। फिर मिश्री वहां से उठी और कमरे की ओर जाने लगी। फिर कार्तिक के पास आई और उसकी कलाई पकड़ ली। काशी, आज तुम दिन भर साथ रहोगे ना? तुमने कहा था तुम साथ रहोगे। कार्तिक ने भी उसकी कलाई पकड़ी और मुस्कुराकर कहा, फिक्र मत करो, तुम कमरे में जाओ, मैं अभी आता हूँ। पहले मम्मी और दादी को विदा कर लूं। कार्तिक के इस जवाब पर मिश्री मुस्कुराई और कमरे में चली गई। कार्तिक नैना की ओर मुड़ा। नैना, तुम इसी तरह घूंघट में रहना और दादी के साथ मंदिर पहुंचकर पूजा शुरू करवा देना। जैसे यहाँ पर मिश्री का इलाज हो पाएगा, मैं भी मंदिर आ जाऊंगा। ठीक है। कार्तिक की बातें सुनकर मैं हाँ में सिर हिलाने लगी। फिर कार्तिक अपनी मम्मी और दादी के कमरे में गया। वह दोनों मंदिर जाने के लिए पहले ही तैयार हो चुकी थी। नैना हॉल में खड़ी कड़वा सा मुंह बनाकर अंदर ही अंदर जल रही थी। इतनी मेहनत से यह जूस बनाकर मैं उसके लिए लेकर आई और महारानी कमरे में चली गई और मुझे मंदिर भिजवा रही है। कोई बात नहीं, अभी मैं कोई होशियारी तो कर नहीं सकती,
लेकिन लौटने के बाद इसे देख लूंगी। उस दिन तो सिर्फ मैंने चिमटी से जलाया था। आने के बाद वह हालत कर दूंगी कि याद रखेगी। नैना अंदर ही अंदर मन में जलते हुए बोली। उसने अपने जालीदार घूंघट से नजर उठाकर देखा तो सामने कोकिला और त्रिवेणी जी उसके पास आ रही थी। त्रिवेणी जी नैना का घूंघट देखते हुए नाराजगी से कार्तिक को घूरते हुए, ये क्या है काशी, तूने फिर हमारी चांद जैसी बहू का चेहरा इस घूंघट से ढक दिया। कार्तिक प्यार से पीछे से उनके गले में बाहें डालते हुए, मॉम ये घूंघट सिर्फ आज के लिए है। एक बार आज मंदिर में पूजा कर लो, फिर भगवान के आशीर्वाद से सब सही हो जाएगा। सच बोल रहा है तू? त्रिवेणी जी और दादी जी एक साथ बोली। हाँ, अब चलिए जाइए, जल्दी से आप दोनों मंदिर में पूजा करवाते रहिएगा। एक छोटा सा काम है जिसे निपटाकर मैं आ जाऊंगा। उसने मुस्कुराकर कहा तो वह दोनों उदास हो गईं। अरे पूजा तुम दोनों को करना है तो हमें पहले क्यों भेज रहा है? तू भी चल साथ में, त्रिवेणी जी बोली। मम्मी जरूरी काम है इसलिए भेज रहा हूँ। देखो सवाल जवाब मत करो वरना मेरा मूड चेंज हो जाएगा। मैं ऑफिस मीटिंग के लिए चला जाऊंगा। कार्तिक ने यह कहा तो उन दोनों को उसकी बात माननी पड़ी। ठीक है जाते हैं, नौटंकी मत दिखा, त्रिवेणी जी और दादी जी मुंह बिगाड़ते हुए बोली और फिर नैना को लेकर बंगले से बाहर निकली। नौकर मंदिर में ले जाने के लिए फूल प्रसाद सब कार में रख चुके थे। नैना कोकिला और त्रिवेणी जी के साथ उनकी कार में बैठ गई। उनकी कार निकलने से पहले एक ब्लैक कलर की कार वहां से निकली जिसमें कुछ बॉडीगार्ड थे। उसके बाद उनकी कार निकली और कार के पीछे भी एक और कार थी, उसमें भी बॉडीगार्ड थे ताकि उनकी सिक्योरिटी में कोई कमी ना रहे। उन्हें बाय बोलकर कार्तिक ने राहत की सांस ली और बंगले के अंदर आया। तभी उसे अपनी टीम से मैसेज मिला, थोड़ी देर में वह लोग पहुंच जाएंगे। उसने डॉक्टर को भी कॉल करके पूछा कि उन्हें कितना वक्त लगेगा आने में। उन्होंने 30 मिनट का टाइम बताया और वह खुश हो गया, यह सोचकर कि उसे 30 मिनट बंगले में अकेले मिस्री के साथ वक्त बिताने के लिए समय मिलेगा। वह खुश होकर बंगले के अंदर आया। ऊपर सीढ़ी चढ़ ही रहा था कि उसे सीढ़ी के बगल में एक फूलदान मिला जिसमें ढेर सारे गुलाब के फूल लगे हुए थे। उसने फूलदान का सारा फूल अपने हाथ में ले लिया और उसे पकड़कर सीढ़ी चढ़ने लगा। तभी उसके पीछे अचानक से वह चारों नौकर आकर खड़े हुए और उन्होंने पीछे से उसकी पीठ पर गोली चला दी। गोली जैसे ही कार्तिक की पीठ पर लगी उसके मुंह से आह मिश्री चीख निकल गई। उसके हाथ से वह गुलाब के फूल छूटकर गिरे और साथ में वह भी सीढ़ियों पर गिरा और लुढ़कते हुए नीचे गिरने लगा और साथ में उसके दर्द से कराने की आवाज भी पूरे हॉल में गूंजने लगी। वहीं कमरे में बैठी मिश्री तक जब उसकी चीख की आवाज पहुंची तो उसकी सांसें ठहर गईं और वह झट से अपने कमरे से बाहर की ओर भागी। दौड़ते हुए जैसे ही वह सीढ़ियों के सामने आई उसने कार्तिक को सीढ़ी से लुढ़कते हुए नीचे की ओर गिरते हुए देखा। काशी काशी, वह जोर से चिल्लाई। तब तक कार्तिक सीढ़ी से लुढ़कते हुए नीचे फर्श पर आ गिरा था। किसी के चिल्लाने की आवाज को सुनकर उसने नजर उठाकर सीढ़ी से ऊपर देखा। उसे बौखलाई हुई मिस्री नजर आई। तभी कार्तिक को अपने करीब जूते की आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो चारों नौकर उसके सामने आकर खड़े हुए। वह सभी शैतानियत भरी मुस्कान के साथ उसे और फिर अब मिस्री को देखने लगे। उनमें से एक ने रिवॉल्वर अब मिस्री पर तान दिया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।